हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हिंदी विषय के वर्ष 2023 के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, मूल स्वर है। ऑप्शन ए है आ, ई, उ, ब है अ, ई, उ और री। स है यानी सी है ए, ऐ, ओ और डी है अंग, अ। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है अ, ई, उ और री। यही है जो मूल स्वर होते हैं। बाकी सभी जो स्वर होते हैं या तो दीर्घ स्वर होते हैं, इसी के सहयोग से बने होते हैं। इन्हीं चार स्वर को के सहयोग से इनको हर्ष स्वर भी कहते हैं। प्रश्न का दूसरा है, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है। ऑप्शन ए है य और व, यही सही उत्तर होगा। य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। प्रश्न का 3 है, निम्न अक्षर में महाप्राण है। देखिए 4 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। यानी 5 जो वर्गों के दूसरे और चौथे जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं। पहले, तीसरे और 5वें वर्ण होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। तो देखिए क वर्ग का पहला ही वर्ण क है, ये तो अल्पप्राण है। च वर्ग का पहला वर्ण च है, ये भी अल्प प्राण है। और यह भी आता है अल्प प्राण के अंतर्गत, लेकिन जो ह है ऑप्शन सी, ये आता है महाप्राण के अंतर्गत। तो स और ह, ये जो 4 होते हैं ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न के 4 है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए है वानर, बी है पट, सी है क्षेत्र। यहाँ क्षेत्र में बड़ा वो ये छतरी वाला छ रहेगा, ये अशुद्ध है। और मिष्ठान में डबल न नहीं रहेगा, सिंगल न लास्ट में रहेगा। तो इसका जो शुद्ध शब्द है ऑप्शन ए सही है, वानर। वानर जो है बिल्कुल शुद्ध है। प्रश्न संख्या 5 है, जंगम का विलोम शब्द है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है, देखिए उल्टा हो गया यहाँ पे। ऑप्शन ए है स्थावर, बी है पुष्ट और सी है स्थिर और डी है पूर्ण। इसका सही उत्तर है जंगम का विलोम होता है स्थावर। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, स्वराघात किसे कहते हैं। उत्तर, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब किसी अक्षर पर वक्ता द्वारा विशेष बल डाला जाता है तब उसे स्वराघात या बलाघात भी कहते हैं। जैसे कि बोलते समय जो उतराव चढ़ाव होता है आवाज़ का, उसी को स्वराघात कहते हैं। उदाहरण के रूप में है, प्रायः प्रयुक्त व्यंजन के पहले वाले वर्ण पर स्वराघात होता है। जैसे प्रायः, जहाँ भी प्रायः का यूज होता है उसके पहले वाले वर्ण पे स्वराघात होता है, यानी उस पर बल दिया जाता है। प्रश्न के साथ है, पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। उत्तर, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ तालु को छूते हुए हवा मुख के दोनों बगल से बाहर आती है तथा जीभ का अगला भाग मसूड़ों को छूता है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में केवल ल जो व्यंजन होता है, व्यंजन पार्श्विक है, यानी ल को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, लिपि को परिभाषित कीजिए। उत्तर, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। लेखन कला की शुरुआत चित्रलिपि से हुई है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें कई भारतीय और विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। प्रश्न संख्या 9 है, आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। तो आर्य का विलोम हो जाएगा अनार्य और उन्नति का औन्नति। प्रश्न संख्या 10 है, कारक किसे कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। अब देखेंगे हिंदी में हर साल कारक पूछा हुआ है और उसके साथ किसी एक कारक चिन्ह, किसी भी कारक का एक का कारक चिन्ह भी पूछ देता है। तो आपको कारक पता होना चाहिए क्या है, और सभी जो कारक होते हैं, हिंदी में 8 कारक होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं इसका उत्तर। कारक हेडिंग देंगे। कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है, अर्थात कारक क्रिया को करने वाला होता है। हिंदी में इसकी संख्या 8 है। अपादान कारक का चिन्ह पूछा था, तो यह 5वां कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है, यानी से अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे बच्चा छत से गिरा, तो बच्चा छत से गिरा तो छत से अलग हो रहा है बच्चा,
यहाँ पे अलग होने से का प्रयोग है यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे छत से गिर पड़ा, तो से है लेकिन अलग होने के अर्थ में, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। इसके अलावा अपादान के अलावा भी कारक 8 होते हैं। पहला है कर्ता। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और सबके कारक चिन्ह आपको पता होना चाहिए। तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्म का को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को। अपादान का चिन्ह होता है अपादान कारक का से अलग होने के अर्थ में, जो कि इसमें पूछा ही हुआ है। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। अधिकरण का होता है हे, पै, में, पै, पर। और संबोधन का जो कारक चिन्ह होता है हे, अरे, अहो, अजी। या इसके अलावा संबोधन जहाँ होगा वहाँ विस्म आदि बोधक चिन्ह लगा होगा, इससे भी आप पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन कारण है? उत्तर, अशुद्ध उच्चारण के निम्न कारण है। पहला है शारीरिक विकार, इसमें हकलाने व तुतलाने का कारण भी आता है। जैसे कि शारीरिक विकार का मतलब हुआ कि कई बच्चों का जो जीभ होता है वो मोटा होता है, जिस वजह से वो तोतला बोलते हैं। तो ये भी शारीरिक विकार भी है अशुद्ध उच्चारण का। दूसरा जो कारण है वो है क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। जैसे जो कई बच्चों को देखते होंगे जो हरियाणा के हैं, उनका जो टोन में, हिंदी के जो टोन में, उनमें हरियाणवी आती है। जो बिहार के हैं उसमें बिहारी आती है। जो यूपी वाले हैं, पूर्वांचल वाले, उनमें उनका एक अलग ही टोन होता है। तो सबका अपना क्षेत्रीय जो भाषा होता है उसका टोन उनके भाषा में रहता है। यानी जो भी भाषा बोलते हैं, जैसे हिंदी बोलते हैं तो उनके क्षेत्रीय भाषा का टोन उसमें रहता है। तो ये भी एक कारण है। तीसरा है अक्षरों व मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान, यानी ज्ञान न होना, ये भी एक कारण है। चौथा है मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे कि भय, अत्यधिक प्रसन्नता, शंका तथा झिझक आदि। भय के कारण भी आदमी गलत बोल देता है। पांचवा है उच्च शिक्षा का अभाव, यानी कम पढ़ा लिखा होना, ये भी एक अशुद्ध उच्चारण का कारण है। लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है अयोगवाह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो दिए लघु उत्तरी प्रश्न 60 शब्दों में पूछता है, आपको इसमें 60 शब्दों में लिखना रहता है। तो इसका उत्तर है हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जो स्वर और व्यंजन दोनों के गुण रखते हैं अयोगवाह कहलाते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जो न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें स्वर और व्यंजन दोनों रूपों में व्यक्त किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 2 होती है। जो अयोगवाह होते हैं 2 होते हैं। पहला होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विस्वार। अनुस्वार के अंतर्गत जो ऊपर बिंदी होता है ना, अंग, ये आता है। और विसर्ग के अंतर्गत डबल जो बिंदी होता है अतः में जैसे होता है, तो के बाद वो आता है, ये विसर्ग होता है। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि को समझाइए। उत्तर, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। पहला है इस विधि में लकड़ी व प्लास्टिक आदि से बने वर्गों के टुकड़ों को संकलित किया जाता है। ये टुकड़े रेखा, वृत्त, अर्धवृत्त आदि होते हैं। दूसरा है इस विधि में छात्र पहले वर्ण को देखता है, तत्पश्चात टुकड़ों को खोजता है और उन्हें जोड़कर वैसा ही वर्ण बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से धीरे धीरे सभी वर्णों को बनाना सिखाया जाता है। तीसरा है इस विधि द्वारा सरल वर्णों को पहले तथा कठिन वर्णों को बाद में बनाना सिखाते हैं। ये है पेस्टोलॉजी की रचना विधि। ऐसे पेस्टोलॉजी विधि बच्चों को सिखाया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है शिरोरेख किसे कहते हैं, उदाहरण समझाइए, मतलब उदाहरण से समझाइए, से छूट गया है। उत्तर, देवनागरी लिपि में शब्दों के ऊपर खींची जाने वाली एक रेखा शिरोरेखा कहलाती है। हिंदी भाषा में लिखा हुआ लेख शिरोरेखा के बिना अशुद्ध माना जाता है। उदाहरण, शिरोरेखा ने नागरिक की वैज्ञानिकता और कलापूर्णता दोनों को बढ़ाया है। यह उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं। शिरोरेख का मतलब होता है जो ये ऊपर लाइन खींचा हुआ है, जैसे रेखा में ही खींचा गया जो ऊपर लाइन जो ऐसे खींचा जाता है, इसी को शिरोरेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान लिखिए। उत्तर, मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है
वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। मूल रूप से वर्णों के उच्चारण स्थान 7 होते हैं। पहला है कंठ। कंठ में आता है कंठ क ख ग घ अंग अ आ और ह, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा है तालु। च छ ज झ इ आ ई और स और ये तालु से बोले जाते हैं। और तीसरा है मूर्धन्य। ट ठ ड ढ ड़ रि और स, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। और कंठ जो होता है कंठ तालव्य है। कंठ और तालु को मिला के बोला जाता है ए और ए। और अगला है ये मूर्धा के अंतर्गत ही आता है। जो ये कंठ तालव्य होता है मूर्धा के अंतर्गत। और जो ऑप्शन में अगर जो आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है तो अगर जो कंठ तालव्य ए में नहीं दिया है तो मूर्धा दिया है तो मूर्धा को आप सही टिक करेंगे। कंठ ओष्ठ होता है। कंठ और ओष्ठ को मिलाकर ओ और औ वर्णों का उच्चारण होता है। चौथा है दंत। त थ द ध न स र ल, ये दंत से बोले जाते हैं। यानी दांत के ऊपरी भाग में जीभ आके टच करती है तो इन सभी वर्णों का उच्चारण होता है। ओष्ठ होता है। ओष्ठ से उच्चारण होता है प फ ब भ म उ और उ। देखिए बोलने से ही पता चल रहा है कि ओष्ठ से प फ ये ओठ आके सट रहा है दोनों, तो ओष्ठ इनका उच्चारण हो रहा है। छठवां है नासिक के व्यंजन। प्रत्येक वर्ण का जो 5वां वर्ण होता है अंग ज्ञ ण न म, उनको नासिक के व्यंजन कहा जाता है। और 7वां है दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ को एक साथ मिलाकर इसका उच्चारण स्थान होता है व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। तो ये सभी उच्चारण स्थान रहे। इसको आप तैयार करने के लिए एक ट्रिक अपना सकते हैं। जैसे कि जब बोलते हैं तो सबसे पहले मुख जो आती है मुंह में, तो सबसे पहले कंठ से होके आती है। तो जो इधर से वर्ण शुरुआत होता है व्यंजन क ख ग से स्टार्ट होता है, तो उधर हवा सबसे पहले कंठ में टकराएगी तो क वर्ग का उच्चारण कंठ होता है। और उसके बाद तालु से टकराती है तो च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। उसके बाद मूर्धा से टकराती है मूर्धा, तो उसका जो उच्चारण स्थान उसके क च के बाद ट आता है तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाता है। फिर दंत में टकराती है दंत के ऊपरी भाग में, तो उसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है त वर्ग, तो त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। फिर ओष्ठ से लास्ट बार टकराती है और बाहर निकल जाती है हवा, तो ओष्ठ का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा प वर्ग का हो जाएगा। और नासिक के मतलब ये मुंह का हो गया। उसके बाद लास्ट में ये तो नासिक ऐसे आप याद कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ण का 5वां जो वर्ण होता है वो नासिक के व्यंजन कहलाता है। दंतोष्ठ एक सिंगल है तो याद ही रहेगा। वह जो होता है दंतोष्ठ उसका उच्चारण स्थान होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। उत्तर लिखित अभिव्यक्ति का महत्व निम्न है। पहला है लिखित अभिव्यक्ति एक उच्च संज्ञानात्मक व एक कार्यकारी कार्य है। इससे विचारों को बनाए रखने की क्षमता, मानसिक लचीलापन और स्वयं को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित होती है। दूसरा है इसमें एकाग्रता का विकास, तर्क एवं चिंतन, भाषा शैली का विकास आदि कौशल विकसित होते हैं। तीसरा है लिखित अभिव्यक्ति का महत्व, बालकों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों के प्रयोग और साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान होता है। लिखने से इतने सारे लाभ होते हैं। अगला जो लाभ है, मतलब लाभ का मतलब वही है महत्व, इतने सारे फायदे होते हैं। महत्व अगला है चौथा, बालकों को लिपि, शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति और मुहावरों का ज्ञान होता है। मतलब लिख के अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं तो ये सारी चीज़ें आदमी ऐसे ही बच्चा सीख जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। वर्णों को लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। उत्तर शिक्षार्थियों को लिखते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। पहला है वर्णों की सही बनावट। दूसरा है शब्दों और वर्णों के बीच पर्याप्त और एक समान दूरी हो। तीसरा है सभी वर्णों का झुकाव एक समान होना चाहिए आदि। और चौथा है सभी वर्ण सीधे लिखे गए हों। मतलब सबसे अच्छा लिखावट कहा जाता है जिसका जो सीधा और जो लिखा जा रहा है बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ऐसे बुक में तो सीधा ही देता है, तो सीधे लिखावट को सबसे अच्छा माना जाता है। प्रश्न संख्या 18 है जो कि इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। वाचन किसे कहते हैं, उनके प्रकार लिखिए। उत्तर किसी भाषा में लिखी हुई सामग्री को पढ़ना और समझना ही वाचन कहलाता है।
जैसे पैम्पलेट, समाचार पत्र तथा पुस्तकों का वाचन करना। वाचन 2 प्रकार के होते हैं, पहला है सस्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। सस्वर वाचन किसे कहते हैं? स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाता है। यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था होती है। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर वाचन के द्वारा ही कराई जाती है। मौन वाचन है, शब्दों के उच्चारण के बिना वाचन करना मौन वाचन कहलाता है। सिंपल सा है कि जब बिना बोले पढ़ा जाता है उसको मौन वाचन कहते हैं। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी बीटीसी कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। और चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।